श्री गुरुकुल साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं रोशन दहिया केमिस्ट्री पीजीटी आप सभी का अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, वैद्युत रसायन चैप्टर में जो पार्ट 3 है उसमें आज हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल। देखिए स्टूडेंट्स, वैद्युत अपघटनी सेल वैद्युत अपघटनी सेल वैद्युत रासायनिक सेल का ऑपोजिट है। यानी कि जो हमने पहले पढ़ा था वैद्युत रासायनिक सेल, जिसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल कहते हैं, उसमें क्या था कि जो रासायनिक ऊर्जा थी वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही थी, विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रही थी। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल, इसमें क्या होता है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत ऊर्जा, वो चेंज होती है रासायनिक ऊर्जा में। ये ध्यान रखिए, जो वैद्युत अपघटनी सेल होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इसमें जो प्रक्रम होता है, क्या प्रक्रम होता है कि जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, वैद्युत अपघट्य वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है वो अपघटित होता है। अपघटित यानी टूटना। कैसे? जैसे ऐसे। देखिए, ये एक वैद्युत अपघटनी में सेल बना रहा हूं। ये एक पात्र में हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं। ये इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, कोई भी XYZ इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, एनोड और कैथोड। ये एनोड और ये कैथोड। ये धातु के बने हुए 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एनोड और कैथोड, और इनको एक सेल से समायोजित किया जाता है, विद्युत धारा के स्रोत से इनको कनेक्टेड किया जाता है। तो ये जो मैंने बनाया इधर वाला, ये कोई भी मेटल जो है उसका बना हुआ इलेक्ट्रोड है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एनोड। एनोड यानी यहाँ एनोड का मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ ये कैथोड जिसका मीन्स नेगेटिव टर्मिनल्स है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ा था उसमें जो था एनोड नेगेटिव का काम कर रहा था, कैथोड पॉजिटिव का काम कर रहा था। क्योंकि आपको हमेशा इस तरह से याद रखना है कि जहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, वो हमेशा आपके एनोड का काम करेगा, और जहाँ अपचयन अभिक्रिया हो, रिडक्शन हो, वो हमेशा आपके कैथोड का काम करेगा। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैद्युत अपघट्य पदार्थ अपघटित होता है। जैसे ये पदार्थ है, ये अपघटित हो गया H+Cl, ये आयन में विभक्त हो गए, आयनों में टूट जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और ये पूरा पूरा जो वैद्युत अपघट्य है वो 2 पदार्थ में टूट जाता है। मान लीजिए कोई भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ मान लेते हैं, XY है,
तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, X कैटाइन और Y एनाइन। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ टूटते हैं, तो इसमें देखिए 3 प्रकार की इसमें क्रिया होती है। कौन कौन सी होती है? देखो, सबसे फर्स्ट नंबर 1 आयन का टूटना, आयन का विभक्त होना, आयन का विभक्त होना या आयन का टूट जाना। दूसरा, आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोड्स, आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोड्स की ओर गमन, विपरीत इलेक्ट्रोड्स की ओर स्थानांतरण, स्थानांतरण। और जो थर्ड है वो आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोड्स, विपरीत इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचकर उदासीन हो जाना। तीन प्रकार की क्रिया होगी किसमें? वैद्युत अपघट्य सेल में। देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट, इसको ध्यान से समझना है, आयन का विभक्त हो जाना यानी आयन का टूट जाना। आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोड्स की ओर स्थानांतरण होगा और आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचकर उदासीन। जैसे आयन का विभक्त हो जाना, सपोज कीजिए मैंने एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ सोडियम क्लोराइड मिलाया, गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड मिलाया। मान लीजिए मैंने पिघली हुई अवस्था में या गलित अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में, पिघली अवस्था में मैंने सोडियम क्लोराइड मिलाया NaCl। तो ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, ये आयनों में विभक्त हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आयनों में विभक्त हो गया, Na+Cl-, तो ये विभक्त हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आयनों में विभक्त होने के बाद में जब ये आयन्स क्या करेंगे, आयनों का जो है विपरीत इलेक्ट्रोड्स की ओर, जैसे ये क्या है, कैटाइन। कैटाइन मीन्स होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, यानी धनात्मक। जो धनायन है कैटाइन, वो जो कैथोड है उसकी ओर मूव करेंगे, यानी कि जो सोडियम है Na पॉजिटिव आयन्स, Na पॉजिटिव आयन, ये Na पॉजिटिव आयन है, वो इस ओर गमन करेंगे कैथोड की। और जो क्लोरीन आयन है वो एनायन है, क्योंकि ऋणात्मक चार्ज है, ये हमेशा एनोड की ओर गमन करेंगे। तो जो सोडियम आयन्स है वो हमेशा कैथोड की ओर, और क्लोरीन आयन है वो हमेशा एनोड की ओर, यानी विपरीत इलेक्ट्रोड्स की ओर वो अट्रैक्शन होंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अब जब ये यहाँ जाएंगे तो ये क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए मैं कैथोड की रिएक्शन लिख रहा हूँ, कैथोड पर क्या होता है, देखिए कैथोड पर सोडियम आयन जैसे ही कैथोड पर गया, वहाँ से क्या हुआ, कैथोड नेगेटिव है, तो यहाँ ये जाकर न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया, क्योंकि मैंने लिखा आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचकर उदासीन हो जाए। ये कैटायन है और विपरीत आयन ये हो गया कैथोड, यानी नेगेटिव के ऊपर पहुंचकर ये उदासीन हो गया। तो यहाँ पर ये उदासीन हो गया, ये उदासीन हो गया। इसी प्रकार से अब देखिए,
एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होगा कि जो क्लोरीन आयंस है वो भी जो है एनोड पर आएंगे, और जब एनोड पर आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी न्यूट्रल हो जाएंगे और क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो ये भी क्लोरीन गैस बन जाएगी। कौन सी गैस बन जाएगी, क्लोरीन गैस बन जाएगी। देखिए ये द्विपरमाणविक है, इसलिए मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ और यहाँ भी 2 लगा देता हूँ, तो स्पष्ट हो गया है। वापस दिखा देता हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है वो आयन का विभक्त यानी आयनों में टूट गया, फिर आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोड्स की ओर स्थानांतरण हुआ है। विपरीत इलेक्ट्रोड्स यानी पॉजिटिव जो आयंस था वो नेगेटिव की ओर यानी कैथोड की ओर, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव यानी एनोड की ओर। उसके बाद में क्या हुआ, आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचकर उदासीन हो जाना, यानी सोडियम कैथोड पर पहुंचकर उदासीन हो गया और क्लोरीन एनोड पर पहुंचकर उदासीन हो गया, तो ये उदासीन हो गए। तो ये कंडीशन थी जब हम सोडियम क्लोराइड पिघली हुई अवस्था में लेते हैं। अब मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, उसको हम वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, और वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद में क्या होता है, क्या यही रिएक्शन होगी, नहीं होगी, कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ परिवर्तन होगा, तो वो हम आपको बताते हैं बात। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास वैद्युत अपघटनी सेल है और उसमें जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है वो सोडियम क्लोराइड के साथ में वाटर हो। मान लीजिए मेरे पास में सोडियम क्लोराइड ये NaCl, तो इसमें NaCl में एक कैटाइन और एक एनायन, 2 आयन बनेंगे। अब मान लीजिए मैंने वाटर के अंदर इसको डिज़ोल्व किया, तो वाटर भी 2 पार्ट में टूट जाएगा, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड में और हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा। तो क्या हुआ, अब हमारे पास में 2 कैटाइन हो गए, सोडियम कैटाइन और हाइड्रोजन कैटाइन यानी आपके हाइड्रोजन आयन। तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों के दोनों कैथोड की ओर जाकर उदासीन हो नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए 2 इस यहाँ पर भी 2 ऋण आयन और 2 कैटाइन बने। तो ये जैसे विद्युत सेल है, ये हो गया इसका एनोड और ये हो गया कैथोड। और ये हो गया इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ। अब देखिए यहाँ ये एनोड और ये हो गया आपके कैथोड। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो आपका एनोड है और ये आपका जो कैथोड है, तो कैथोड की ओर यानी जो नेगेटिव टर्मिनल उसकी ओर सोडियम या हाइड्रोजन में से कौन यहाँ रिएक्शन करेगा। तो देखिए जैसे सपोज कीजिए मेरे पास में ये है Na प्लस आयन और ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ ये हो गया आपके उदासीन परमाणु, और वाटर ये H2O प्लस इलेक्ट्रॉन्स और ये हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हुई और ये हाइड्रोक्सी आयन।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए ये यहाँ हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ इन्वॉल्व हो रही है, तो अब हमें ये देखना है कि जो कैथोड है, कैथोड टर्मिनल, तो क्या वहाँ हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से इन्वॉल्व होगी इसके ऊपर, या फिर सोडियम आयन बनेगा उधर से, तो क्या होगा दोनों में से हमको ये देखना है। तो देखिए इसके लिए अब हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नॉट पर जाना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव ये देखना है। अब देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका ज़्यादा है दोनों में से। तो देखिए जो सोडियम होता है उसका होता है -2.8 समथिंग, और जो हाइड्रोजन है उसके लिए जो होगा आपके इसका जो वैल्यू होती है वो 0.0 वोल्ट होती है। तो देखिए अधिक कौन है हमको ये देखना है। ये जो है ये अधिक है इसकी तुलना में, तो जो अधिक होगा यानी कि हम बात कर रहे हैं जो कैथोड पर, कैथोड टर्मिनल है, कैथोड इलेक्ट्रोड पर जो अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा वो क्रिया होगी। तो ये क्रिया नहीं होगी, तो कौन सी होगी, ये होगी। क्यों होगी, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो मैक्सिमम है, इसकी तुलना में ज़्यादा है। तो जो आपका कैथोड है वहाँ से हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखिए या तो जो टर्मिनल है वहाँ गैस बनती है, या कोई पदार्थ होता है वो इकट्ठा हो जाता है या एकत्रित हो जाता है। अब देखिए हम जो रिएक्शन लेते हैं एनोड पर क्या होगा, एनोड पर, तो एनोड पर जैसे मान लीजिए क्लोरीन आयन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसने जो है यहाँ क्लोरीन गैस बने। तो देखिए जो क्लोरीन गैस और सेकंड स्टेज के अंदर जब वाटर है H2O, ऑक्सीजन में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हमारे पास में यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस बन रहा है, और चलिए इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ 4, और यहाँ लगा देता हूँ ये 4, क्या हो गया 4, यहाँ 2। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये रिएक्शन होगी या ये रिएक्शन होगी, किस पर, एनोड पर। तो देखिए कैथोड का तो आपको समझ में आ गया कि जो मानक इलेक्ट्रोड अधिक होगा, तो एनोड पर क्या करना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है वो हमको देखना है। तो रूल क्या है कि जो कैथोड पर तो जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिकतम होता है वो रिएक्शन होती है, और एनोड पर वो अभिक्रिया होगी जिसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान न्यूनतम हो। अब देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.36 वोल्ट समथिंग, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.23 समथिंग, ये वैल्यू होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव न्यूनतम हो, तो न्यूनतम तो इसका है, तो ये रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ इस रूल का उल्लंघन होता है। इस रूल का उल्लंघन क्यों होता है, उसका रीजन क्या है वो देखिए। क्या होता है कि रूल तो ये कहता है कि जिसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव का यदि वहाँ पर न्यूनतम हो, यानी एनोड पर जब मानक इलेक्ट्रोड विभव न्यूनतम हो तभी वो जो रिएक्शन होगी, लेकिन न्यूनतम तो इसका है, फिर भी ये रिएक्शन नहीं हो रही है, ये हो रही है। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि जो विद्युत अपघटनी सेल है उस विद्युत अपघटनी सेल के ऊपर यहाँ एनोड पर जो है ऑक्सीजन बनेगी, और ऑक्सीजन बनने के कारण से करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होने के कारण से वहाँ पर एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ेगा, और जब हम एक्स्ट्रा वोल्टेज वहाँ देंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.3 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई।
तो इंक्रीज हो जाने के कारण से ये रिएक्शन होगी। तो स्पष्ट हो गया है कि जो आपका कैथोड है वहाँ हाइड्रोजन गैस और जो आपके एनोड है वहाँ क्लोरीन गैस बनेगी। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हमेशा जो आपका कैथोड है, कैथोड में जब आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जहाँ ज़्यादा होता है वो रिएक्शन होगी, और एनोड के ऊपर जो होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है वो रिएक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर इस रूल का उल्लंघन हो रहा है, यानी कभी कभी इस नियम का जो है वो उल्लंघन होता है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो ये जो आपका वैद्युत अपघटनी जो सेल था उससे संबंधित कुछ एक्सेप्शन मैंने यहाँ लिया है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो इसके कुछ उत्पाद पढ़ेंगे। अब वैद्युत अपघटनी सेल से संबंधित कुछ उत्पाद, तो देखिए वैद्युत अपघटनी सेल के उत्पाद। तो देखिए स्टूडेंट्स कौन कौन से उत्पाद है। सबसे पहले देखिए नंबर 1, वैद्युत अपघटय की प्रकृति। वैद्युत अपघटय की प्रकृति। जो सेकंड है वो है आपके इलेक्ट्रोड की प्रकृति। तीसरा है ऑक्सीकरण अपचयन की उपस्थिति। तो देखिए 3 स्टूडेंट्स, ये तो 3 पॉइंट है हमारे पास में, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना। वैद्युत अपघटय की प्रकृति, इलेक्ट्रोड की प्रकृति और ऑक्सीकरण और अपचयन की उपस्थिति, इन 3 बिंदुओं का हम अध्ययन करें। तो देखिए वैद्युत अपघटय की प्रकृति, आपने कौन सा वैद्युत अपघटय पदार्थ लिया है। जैसे सपोज कीजिए आपने सोडियम क्लोराइड लिया है, मान लीजिए NaCl, तो सीधा सीधा उसमें क्या बनेगा आपके पास में, Na और Cl में टूटेगा। तो ये हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि Na ही होगा। मान लीजिए आपने कॉपर सल्फेट लिया है, कॉपर सल्फेट, तो सल्फेट और कॉपर में विभक्त होगा। यदि आपने जिंक सल्फेट लिया है तो वो जिंक और सल्फेट में विभक्त होगा। यानी कि जो वैद्युत अपघटनी सेल होते हैं उनमें जो उत्पाद बनता है वो वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर डिपेंड करता है, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। सोडियम क्लोराइड लिया तो सोडियम आयन बनेगा, जिंक सल्फेट लिया तो जिंक बनेगा, कॉपर लिया तो कॉपर अलग हो जाएगा। अब देखिए जो दूसरा है इलेक्ट्रोड की प्रकृति। इलेक्ट्रोड की प्रकृति जो है वो 2 प्रकार की। नंबर 1 जो है आपने सक्रिय धातु ली है या निष्क्रिय धातु, सक्रिय धातु लिए या निष्क्रिय। सक्रिय धातु कौन कौन सी, जैसे सपोज कीजिए जिंक है, कॉपर है। निष्क्रिय, निष्क्रिय धातु, इनर्ट, इनर्ट निष्क्रिय धातु, जैसे प्लेटिनम है या गोल्ड। तो आपने कौन से इलेक्ट्रोड्स लिए, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करेगा। क्या निर्भर करेगा, ये देखिए ये कैसे निर्भर करेगा। देखो जब आपने सक्रिय धातु के इलेक्ट्रोड्स बना दिए, ये जैसे ये सेल है और सेल में जो आपने इलेक्ट्रोड्स बने हैं, ये इलेक्ट्रोड्स, ये मान लीजिए आपने सक्रिय धातु के बने हैं,
तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड्स है वो सीधे सीधे वैद्युत अपघट्य से रासायनिक अभिक्रिया कर लेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने सक्रिय धातु जिंक लिया, तो मान लीजिए एनोड के ऊपर मान लीजिए क्लोरीन गैस इन्वॉल्व हुई, तो क्या होगा, क्लोरीन जिंक के साथ रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। तो जिंक की क्लोरीन के साथ रिएक्शन, मेरी बात समझ में आ रही? यानी वैद्युत अपघट्य सेल में जब एनोड और कैथोड होगा, तो एनोड के ऊपर जब क्लोरीन गैस इन्वॉल्व होगी, तो जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, क्योंकि सक्रिय धातु है, तो वो उसके साथ रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के कारण से क्लोरीन गैस इन्वॉल्व नहीं होकर क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। यानी वैद्युत अपघट्य की प्रकृति को बदल देगा। कौन बदल देगा? सक्रिय धातु। दूसरा देखिए, निष्क्रिय धातु। यदि आपने एनोड और कैथोड निष्क्रिय धातुओं के बनाए हैं, तो निष्क्रिय धातुएं कभी भी वैद्युत अपघट्य से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगी। कौन कौन सी है निष्क्रिय धातुएं? प्लेटिनम है, गोल्ड है, तो ये कभी भी रिएक्शन नहीं करेगी, तो वैद्युत अपघट्य की प्रकृति में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तीसरा देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन की उपस्थिति। यदि मान लीजिए वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसमें 2 से ज़्यादा धनायन बन रहे हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, सोडियम क्लोराइड यदि वाटर में डिजोल्व है तो 2 धनायन बनते हैं, हाइड्रोजन धनायन भी बनता है और सोडियम धनायन बनता है, या 2 ऋणायन बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी उपस्थिति पर डिपेंड करता है कि कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पर कौन सी होगी, कैथोड पर कौन सी होगी। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की उपस्थिति पे ये निर्भर करेगा कि हमको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो कैथोड है उसमें यदि ई मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट, उसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नॉट, इसकी वैल्यू यदि ज़्यादा होती है तो वो कैथोड पर होती है, और यदि इसकी वैल्यू मिनिमम हो, कम हो, तो वो रिएक्शन हमेशा एनोड पर होती है, ई नॉट। लेकिन कभी कभी इस नियम की पालना नहीं होती है, इस रूल का उल्लंघन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, ऑक्सीकरण और अपचयन की उपस्थिति। अब हम पढ़ेंगे फैराडे के 2 नियम पढ़ेंगे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। फैराडे के नियम, फैराडे के नियम। फैराडे एक साइंटिस्ट थे। फैराडे के नियम, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके 2 नियम हैं। एक है हमारा प्रथम नियम, प्रथम नियम, और एक है हमारा दूसरा नियम, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम 2 नियम हैं। प्रथम नियम क्या कहता है? देखिए, जैसे ये एक वैद्युत अपघट्य सेल है, इसमें ये एनोड और ये कैथोड, तो ये मैं नाम दे देता इसको एनोड, और ये मैं नाम दे दिया कैथोड, और यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर दिया एक सेल या बैटरी से, मान लीजिए इसको सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया मैंने। अब देखिए क्या होता है कि जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा कि यहाँ नीचे कुछ पदार्थ जमा होता है। इस पदार्थ जो होता है उसका द्रव्यमान W, यानी जो आपका टर्मिनल है उसके नीचे कुछ थोड़ा सा पदार्थ जमा हुआ है, और उस पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो मैंने मान लिया W है।
तो ये जो पदार्थ की मात्रा होती है वो किस पे निर्भर करती है? ये निर्भर करती है इसमें कितना आवेश फ्लो हो रहा है। तो जितना आवेश इसमें फ्लो हो रहा है, यदि आवेश अधिक होगा तो अधिक द्रव्यमान, और यदि आवेश कम होगा तो कम द्रव्यमान इन्वॉल्व होगा। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी कोई भी वैद्युत अपघटन सेल होती है जिसमें करंट फ्लो होता है, तो या तो गैस इन्वॉल्व होती है या उसके नीचे थोड़ा सा द्रव्यमान एकत्रित होता है, और उस द्रव्यमान को मैंने मान लिया W। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, जो ये द्रव्यमान होता है वो आवेश के समानुपाती होता है, यानी जो एकत्रित पदार्थ है उसका द्रव्यमान आवेश के समानुपाती होता है, यानी W प्रोपोर्शनल Q। आपने पढ़ा होगा Q जो होता है, Q की वैल्यू क्या होती है? IT। तो ये हो गया W प्रोपोर्शनल IT और W इक्वल टू ZIT। Z क्या है? तो देखिए Z वैद्युत और रसायन तुल्यांकी स्थिरांक है, तुल्यांकी स्थिरांक। इसकी वैल्यू भिन्न भिन्न तत्वों के लिए भिन्न भिन्न होती है। तो देखिए जो एकत्रित पदार्थ उसका द्रव्यमान वो आवेश के समानुपाती होता है। आवेश ज़्यादा होगा तो ये जो पदार्थ का द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो ये सीधा सीधा इसके समानुपाती है। W प्रोपोर्शनल Q, W प्रोपोर्शनल IT, क्योंकि Q की वैल्यू I होती है, IT होती है, और जब ये प्रोपोर्शनल हटा तो यहाँ पर आ गया ZIT। और Z क्या होता है? वैद्युत रसायन तुल्यांक की स्थिरांक है, और भिन्न भिन्न तत्वों के लिए Z की वैल्यू भी भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z इक्वल टू W अपॉन IT। तो ये हमारे पास में आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स Z इक्वल टू IT। तो यहाँ पर यदि किसी भी विद्युत सेल में इकाई करंट यानी 1 एम्पियर, यदि इकाई करंट जो होता है 1 एम्पियर का करंट यदि इकाई समय तक यानी 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, बस ध्यान से सुनिए, यदि 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो जो बनने वाला जो पदार्थ है उसकी जो मात्रा होती है वो सदैव किसके बराबर होगी? Z के बराबर होगी। ये एक तो 1 इंटू 1 1, तो ये इक्वल टू हो जाएगी Z इक्वल टू W। तो ये हो जाएगा Z इक्वल टू W। तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि किसी भी विद्युत सेल में यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो जो बनने वाला पदार्थ है उसका द्रव्यमान सदैव वैद्युत रासायनिक तुल्यांकी स्थिरांक के बराबर होता है। तो ये वैद्युत रासायनिक तुल्यांकी स्थिरांक की डेफिनेशन हो गई। तो ये हमारे फैराडे का प्रथम रूल है। अब देखिए फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है, उसको हम समझेंगे। तो फैराडे का जो दूसरा नियम है वो ये है कि जो इसमें सबसे पहले तो मैं आप बताता हूँ, ये 1 सेल के लिए काम नहीं करेगा, 2 सेल के लिए काम करेगा। तो मुझको पहले 2 सेल बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए मैंने 2 सेल श्रेणी क्रम में जोड़ दी, जैसे इसके साथ में 1 सेल और कनेक्ट कर देता हूँ, ये इसके साथ में 1 सेल मैंने और कनेक्ट कर दिया श्रेणी क्रम में। ये मैंने श्रेणी क्रम में 1 सेल और कनेक्ट कर दिया। ये श्रेणी क्रम में ये सेल और कनेक्ट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स,
जब दो सेल के लिए हो और दोनों को किस क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में, तब दूसरा नियम लगेगा। तो दूसरा नियम ये होगा कि जो बनने वाला पदार्थ है उसकी मात्रा का अनुपात उनके तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। ये रूल होगा कि जो इकट्ठा होने वाले पदार्थ हैं उनका जो द्रव्यमान है वो उनके तुल्यांकी भार के अनुपात में बराबर होगा। ये रूल है। अब देखिए W की वैल्यू क्या होती है, ZIT। तो इसके लिए मैं Z1 मान लेता हूँ, इसके लिए मैं Z2 मान लेता हूँ। और समान समय में समान करंट फ्लो होगा। करंट तो समान होगा क्योंकि आपको पता है जब सर्किट श्रेणी क्रम में हो तो I होता है वो तो इक्वल ही होता है, I हमेशा समान रहेगा। तो देखिए I समान है, T समान है, तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, देखिए ZIT, लेकिन यहाँ Z1 है तो मैं यहाँ Z1 लिख देता हूँ, अपॉन इसकी वैल्यू Z2IT इक्वल टू E1 अपॉन E2, और IT से IT हो गया कैंसिल। तो इसका मीन्स ये हो गया, E को पहले लिख देता हूँ, E1 अपॉन E2 इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। क्या मतलब हो गया इसका, इसका मीन्स ये हो गया कि जो E है वो किसके समानुपाती है, Z के समानुपाती होता है। यानी कि Z यहाँ क्या है, E क्या है, देखिए सीधा सीधा तुल्यांकी भार और Z है वैद्युत रासायनिक तुल्यांकी स्थिरांक। अब देखिए जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो E इक्वल टू FZ, और F यहाँ है फैराडे स्थिरांक। तो F है, F यहाँ क्या है, F है फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो फैराडे स्थिरांक है वो F क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूं इधर साइड में, देखिए जो F इक्वल टू E अपॉन Z, तो ये जो फैराडे स्थिरांक है, और मैंने आपको बताया था कभी भी जो फैराडे स्थिरांक होता है उसमें किसी भी वैद्युत अपघट्य में 1 मोल के अंदर जो आवेश होता है वो क्या कहलाता है, फैराडे स्थिरांक कहलाता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 मोल पर इलेक्ट्रॉन आवेश। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 मोल में इलेक्ट्रॉन आवेश, तो 1 मोल में संख्या क्या होती है, आपने पढ़ा होगा एवोगैड्रो नंबर, Na, आवोगाद्रो नंबर। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी आवेश होता है Q, वो क्या होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आवोगाद्रो नंबर आपको पता होना चाहिए, वो होती है 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जो आंसर आता है वो आपका आता है 96487, जिसको हम एप्रोमैक्स 96500 कूलाम मोल इनवर्स मानते हैं, ये मान लेते हैं। यानी कि मैंने आपको जो पार्ट सेकंड में ये पहले ही संख्या आपको बताई थी कि जो ये संख्या फैराडे जो होता है 1
मोल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके अंदर जो कुल चार्ज कितना होता है, ये चार्ज होता है, और ये एक चार्ज की बड़ी मात्रा है। तो ये आपको पता होना चाहिए ये आया कैसे। सीधा सीधा था, क्या था, आवोगाद्रो नंबर को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना। आवोगाद्रो नंबर क्या होती है, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमारा आंसर आ गया 96487, जिसको हमने एप्रोमैक्स क्या माना 96500। तो ये था आपने जो है आपका फैराडे जो है स्थिरांक। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों नियम हो गए फैराडे के। अब हम जो वैद्युत अपघट्य है उससे संबंधित कुछ चालकत्व पढ़ेंगे। तो चालकत्व क्या होते हैं, कौन कौन सी बातों पर निर्भर करते हैं, वो पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। तो वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। देखिए सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध जैसे, अच्छा प्रतिरोध को R से डोनेट करते हैं। यहाँ देखिए जैसे ये अपना वैद्युत अपघट्य सेल है और इसमें कोई भी ये इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ इसमें भरा है और इस वैद्युत अपघट्य पदार्थ में दो इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, ये इसमें एनोड और कैथोड, यहाँ से सेल या बैटरी कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स कनेक्टेड है। ये तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूँ L, यानी जो वैद्युत अपघट्य सेल है उनमें जो दो इलेक्ट्रोड है, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स उनके बीच की डिस्टेंस क्या है L, और इनका जो एनोड और कैथोड, इन दोनों का एरिया मैं मान लेता हूं A है। एरिया क्या है A, यानी इनका क्षेत्रफल तो है, जो इलेक्ट्रोड है उनका क्षेत्रफल तो है A और इनकी बीच की जो लेंथ है वो L है। तो जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा जो लेंथ होती है L उसके हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, और जो आपका एरिया होता है उसके रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि सीधा सीधा है कि आर एल के समानुपाती, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा ओम्स लॉ से, कि जो प्रतिरोध होता है वो सदैव लंबाई के समानुपाती होता है तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर प्रोपोर्शनल एल, और ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो अब देखिए प्रोपोर्शनल हटेगा तो ये आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो ये मेरे पास में क्षेत्रफल आ गया। ये नीचे क्षेत्रफल है, ये लंबाई है, और ये विशिष्ट प्रतिरोध है और ये प्रतिरोध है। तो देखिए यहाँ रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ये रो एच कांस्टेंट यानी स्थिरांक, रो एक नियतांक है, नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता, चालकता की प्रतिरोधकता कहते हैं।
चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, R प्रोपोर्शनल L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A, R इक्वल टू रो L अपॉन A और R इक्वल टू रो L अपॉन A। सीधा सीधा इसका जो यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। जो ओम, इसकी जो ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम, प्रतिरोध की। अब जो दूसरा हमारा है वो है चालकत्व। चालकत्व क्या होगा कि जो प्रतिरोध है उसका ऑपोजिट, यानी इसको हम G से डोनेट करते हैं, तो G इक्वल टू 1/R। रेजिस्टेंस प्रतिरोध मैक्सिमम होगा तो G मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। यानी कि सीधा सीधा है कि यदि प्रतिरोध की मात्रा बढ़ती है तो जो चालकत्व होता है वो घट जाता है, प्रतिरोध की मात्रा कम होती है तो चालकत्व बढ़ जाता है। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा ओम इनवर्स, या इसको उल्टा कर दीजिए MHO महो। तो इसका जो होता है वो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? महो, या सिनेज जो होता है तो ये इसका सिमेनेज एस से भी शो करते हैं, ये इसकी एसआई यूनिट होती है सिमेनेज। तो देखिए इसको चाहे ओम्स इनवर्स लिख दीजिए, चाहे महो लिख दीजिए, चाहे सिमेनेज लिख दीजिए, तो ये इसकी जो होती है ये इसकी एसआई यूनिट होती है चालकत्व की। तो प्रतिरोध हो गया, चालकत्व हो गया। अब देखिए तीसरा जो है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, इसका स्टैंडर्ड नाम तो प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। तो ये जो डोनेट की जाती है ये रो से की जाती है, और यहीं से हम देखेंगे। देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि, तो देखिए हम जानते हैं कि जो R होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रो क्या हो जाएगा? देखिए रो इक्वल टू R A अपॉन L, तो ये हो जाएगा। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? देखिए R की ऐसा यूनिट होती है ओम, और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, अपॉन लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है ओ मीटर। अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकत्व या चालकता। विशिष्ट चालकता ये क्या होती है? देखिए इसको काप्पा से डोनेट करते हैं। काप्पा, देखिए ये के की तरह दिखता है यूं, ये है कापा। तो ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है, तो इसको नाम दे देते हैं कि ये कापा है, कापा। इसको कापा से डोनेट किया जाता है। और क्या है? जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका ऑपोजिट है, तो ये आ गया 1/रो। अब यहाँ रो की वैल्यू रख देता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? कापा इक्वल टू 1/, अब रो की वैल्यू क्या है ये देखिए, RA अपॉन L, लेकिन L ऊपर चला जाएगा तो मैं ऊपर लिख देता हूं सीधा L। तो ये मेरे पास में आ गए। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? जो है सिमेनेज मीटर स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास में इसकी जो यूनिट आ गई सिमेनेज मीटर स्क्वायर कापा की, और कापा का मीन्स है विशिष्ट चालकता। तो देखिए R, G, रो और
कापा। तो हमने 4 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने इसमें प्रतिरोध पढ़ा, उसके बाद में हमने पढ़ा इसमें अंदर चालकत्व, फिर विशिष्ट प्रतिरोध, और उसके बाद हमने पढ़ा जो है विशिष्ट चालकत्व यानी कापा। तो इन चारों का हमने स्टडीज किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हम पढ़ेंगे मोलर चालकत्व और तुल्यांकी चालकत्व। मोलर चालकत्व क्या होता है और तुल्यांकी चालकत्व क्या होता है वो पढ़े। अब देखिए मोलर चालकत्व और तुल्यांकी चालकत्व। तो सबसे पहले जो हमारा है ये मोलर चालकत्व, और दूसरा हमारा जो अगला है हमारा है वो तुल्यांकी चालकत्व। तो देखिए मोलर चालकत्व को लैम्डा से शो किया जाता है। देखिए एक तो होता है आपके स्मॉल लैम्डा और एक होता है ये कैपिटल लैम्डा, वी की तरह दिखता है। तो ये देखिए ये वी की तरह दिखने वाला ये लैम्डा है। आप चाहो तो स्मॉल लैम्डा काम ले सकते हो, वी एम कापा अपॉन सी। ये वी नहीं है, ये लैम्डा है, स्मॉल लैम्डा होता है, ये कैपिटल में कैपिटल लैम्डा लिख रहा हूं। तो ये जो इसमें सांद्रता होती है वो हमेशा ये सी है यहाँ सांद्रता, और के आपको पता चली गया विशिष्ट चालक तो है, तो ये है सांद्रता, और ये हमेशा मोल में होगी। किस में होगी? मोल में, यानी मोललता। तो अब देखिए जो इसमें तुल्यांकी चालकत्व फार्मूला तो सेम वही है, लैम्डा, इसको थोड़ा सा इवन बना सकते हो, लैम्डा ई, और यहाँ ई का मतलब है तुल्यांकी भार, और ये है यहाँ के अपॉन सी। फार्मूला तो एक जैसा है, केवल यहाँ एम है यहाँ ई है, लेकिन यहाँ जो सांद्रता है वो आपके किस में होगी? यहाँ जो सांद्रता होगी वो तुल्यांकी में होगी। यहाँ सांद्रता होगी आपके तुल्यांकी में, ग्राम तुल्यांकी में होगी। तो ये डिफरेंट है कि यहाँ सिर्फ मोललता में होती है सांद्रता, और यहाँ होती है आपके तुल्यांकी में, और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अब देखिए इसकी जो एसआई यूनिट क्या होगी वो देखना है। तो देखिए सीमेज मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसकी हो जाएगी सीमेज मीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांकी इनवर्स, तुल्यांकी इनवर्स। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। आपको ये अच्छी तरह से नोटबुक में राइट डाउन करना है, और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आपको बहुत ही आसान भाषा में रसायन विज्ञान पढ़ाई जा रही है। यदि आपने अच्छी ढंग से इसको देखा वीडियो को, और एक बार नोटबुक और एक हाथ में पेन रखा, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपको हर चीज़ इसमें समझ में आ जाएगी। देखिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इनको निरंतर देखते रहिए। कोई भी जो होता है टॉपिक उसको छोड़िए मत, पूरा वीडियो देखिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। धन्यवाद।